दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, यानी कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका उत्तर लिखेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट ये दोनों इसके प्रमुख प्रवर्तक थे, यानी कि चिपको आंदोलन के यही दो व्यक्ति थे जो कि प्रमुख नेता के अंतर्गत थे, यानी कि यही दोनों थे जो कि इस आंदोलन को कार्यरत कर रहे थे। तो चिपको आंदोलन के अंतर्गत हो ये रहा था कि पेड़ों की बहुत ही ज्यादा मात्रा में कटाई हो रही थी, तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वहां की जितने भी महिलाएं थी वे सभी पेड़ से चिपक गई थी, तो इसी को ही चिपको आंदोलन का नाम दे दिया गया था। ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोतों के नाम लिखें। परंपरागत स्रोत उसे कहा जाता है जो कि समाप्त होने वाले संसाधन है, उसी को ही कहा जाता है। तो समाप्त होने वाले संसाधनों के अंतर्गत आ जाएगा जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि, ये सभी हैं जो कि यदि एक बार समाप्त हो जाएंगे तो फिर से इन्हें बनाने में बहुत समय लग सकता है, और ऐसा हो भी सकता है कि इसका दोबारा से बनाना संभव ही नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से ये सभी हैं जो कि परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे, तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण किससे होता है। तो यानी कि भूमि के अंदर जो जल खत्म हो जाता है, यानी कि कल या हैंडपंप, मोटर इत्यादि से हम लोग जमीन के अंदर से पानी को ऊपर की ओर खींच लेते हैं, तो जमीन के अंदर की सतह में जो पानी होता है वह कमी हो जाता है, तो उसकी पूर्ति किससे होता है। तो यह लिखेंगे कि वर्षा के जल के द्वारा, यानी कि जब भी बारिश होती है तो वर्षा के जल जितने भी जमाव होते हैं वे सभी रिस कर नीचे की ओर चले जाते हैं, इससे ही भूमिगत जल का वह पूरा हो जाता है। जल उपलब्धता में गिरावट के क्या कारण है, यानी कि जल है वह आप लोग देख भी रहे होंगे कि आने वाले समय में जल की खपत है वह बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ गया है, जिससे कि जल की उपलब्धता है वह कम हो रही है। तो इसका क्या कारण है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव, यानी कि ऐसा होता है कि अभी सभी के घरों में नल लगा हुआ है, तो आप लोग देखते भी होंगे कि यदि नल चालू हुआ तो उसे बंद ही नहीं करते, यानी कि जब तक चल रहा है जब तक पानी वैसे ही गिरता रहता है। इस कारण से जल जो प्रबंधन होता है उसका उचित निपटारा करने का व्यवस्था नहीं है कि हम लोग किस तरीके से उसको रोक के रख सके, यानी कि बंद करके रखे। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ गया है, जिस कारण से जल की खपत है वह अधिक हो गई है। और तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि जब वर्षा होती है तो नदी तालाबों का पानी समुद्र में मिल जाना, यानी कि जब वर्षा होती है तो पानी है वह नदी तालाबों में जाकर जमा हो जाता है, किंतु उसको इकट्ठा करने के लिए जगह नहीं होता है, जिस कारण से वह नदी से होते हुए तालाब में जाता है और तालाब से होते हुए समुद्रों में चला जाता है। तो इस प्रकार से भी जल की उपलब्धता में गिरावट हो सकती है। 5 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कौन सी है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि सूत्र होता है CO2। तो आप लोग लिख लेंगे। पुनर्चालन के एक लाभ बताएं, यानी कि पुनर्चालन का क्या लाभ होता है। तो आप लोग समझेंगे कि पुनर्चालन का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु खराब हो गया है तो फिर से उसी को उपयोग करके चलाना ही यही कहलाता है पुनर्चालन। तो इसको लिखेंगे कि रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन कर कंपोस्ट बनाते हैं, यानी कि रसोई घर में जितने भी नमी वाले कचरे होते हैं उनका पुनर्चालन करके कंपोस्ट बनाया जाता है, यानी कि खाद बनाया जाता है, जिसका उपयोग जैविक खाद के रूप में होता है, और इन्हें फिर दवाइयों ये सभी चीजें बनाई जाती है, जिसको कि खेतों में डालकर उसकी उर्वरा शक्ति है वो बढ़ा दिया जाता है। कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि कोयला तथा पेट्रोलियम ये सभी हैं जो कि परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये सभी यदि एक बार समाप्त हो जाएंगे तो फिर से इनको दोबारा बनाने में हजारों लाखों वर्षों का समय लग सकता है। तो इनका संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
इसका उत्तर लिखेंगे कि कोयला तथा पेट्रोलियम ऐसे जीवाश्म ईंधन है जिनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। यानी कि ये दोनों ऐसे संसाधन हैं जीवाश्म ईंधन जिसका कोई बनाने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। पृथ्वी के अंदर इनकी मात्रा सीमित है, यानी कि ये निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि ये एक बार समाप्त हो गए तो निकट भविष्य में इनकी पूर्ति संभव नहीं होगी। यानी कि यदि ये एक बार समाप्त हो जाएगा तो इसको आने वाले समय में उपयोग नहीं कर पाएंगे। अतः इनके संरक्षण के लिए इनकी खपत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। यानी कि इनका जो खपत है वह हमें अच्छे से करना चाहिए तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए। यानी कि ऊर्जा के ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होने वाले संसाधन है उन पर हमें अत्यधिक निर्भर होना चाहिए। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में हो जाएंगे उदाहरण के लिए जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी हैं। यानी कि जब तक हवा चलेगा तब तक हमें पवन ऊर्जा मिलेगा और जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से हमें वैसे स्रोतों पर ही जाकर आश्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा पवन ऊर्जा और दूसरा हो जाएगा सौर ऊर्जा। यानी कि ये दोनों ऐसे संसाधन हैं जो कि कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है गैर परंपरागत स्रोत। प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था। इसका उत्तर लिखेंगे कि चिपको आंदोलन का यह लक्ष्य था कि वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए। यानी कि वनों की कटाई हो रही थी जिसके कारण यह आंदोलन लाया गया था। तो इसका उद्देश्य यही था कि इससे जो वनों की कटाई हो रही है उसको रोका जाए ताकि जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे तथा वनों का संरक्षण भी हो। यानी कि वनों का भी इससे कोई भी नुकसान न हो और पर्यावरण में जो भी संतुलन इसका बना हुआ है वे बना रहे। अन्यथा यदि पेड़ों को काट देंगे तो इससे वातावरण में असंतुलन हो जाएगा। यानी कि वातावरण में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे कि मनुष्यों को ही ज्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा। तो यही था इस आंदोलन का लक्ष्य या फिर उद्देश्य, यह भी बोल सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताएं। तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताएं। यानी कि हमें जीवाश्म ईंधन का नाम बताना है। तो देखेंगे तो कोयला तथा पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि ये सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है। यानी कि रसोई घर में जितने भी नमी वाले कचरे होते हैं तो उनका पुनर्चालन करके क्या बनाया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कंपोस्ट बनाया जाता है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का खाद होता है जिसे कि खेतों में डाला जाता है जिससे कि खेतों की उर्वरा शक्ति है वह बढ़ जाती है। जल की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। यानी कि जिस क्षेत्र में जल कम मात्रा में पाया जाता है तो उस क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए यानी कि खेतों को पटाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। लिखेंगे कि उस क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन या फिर बूंद बूंद सिंचाई की जो तरीका होता है यानी कि तकनीक होता है वह अपनाया जाता है। तो ये दोनों एक ही नाम है, इनमें से कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। यानी कि ऐसा कौन सा गैस था जिसका कि उत्सर्जन बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रकार का अधिनियम बनाया गया। तो वह कौन सा गैस था, तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि बहुत सारे प्रदूषण हो रहे थे जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी जिसके कारण बहुत ही वातावरण है वह असंतुलित हो गया था। तो इसी को रोकने के लिए जापान के क्योटो शहर में एक प्रकार का सम्मेलन किया गया था जो कि उसे ही कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। इस सम्मेलन में लगभग 191 देशों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन है वह 1997 ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है भूमिगत जल स्तर तक वर्षा जल को पहुंचाने के लिए किन दो प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। यानी कि जब वर्षा होती है तो उसके जल को भूमि के अंदर पहुंचाने के लिए कौन कौन सी दो प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। तो लिखेंगे कि पहली जो व्यवस्था होता है वह कहलाता है बोरवेल व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था होता है वह कहलाता है डगवेल व्यवस्था।
तो इस प्रकार से ही वर्षा के जल को भूमि के अंदर पहुंचाया जाता है। प्रश्न है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा यह है कि कमी, पुनर्चालन तथा पुनर्उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है। यानी कि यदि कोई वस्तु बन गया है तो उसमें जो कमी होता है वह ही कहलाता है, या फिर कोई वस्तु बन गया है और उसको फिर से हम लोग यदि उपयोग कर सकते हैं तो उसका उपयोग करेंगे। और तथा पुनर्उपयोग यानी कि फिर से यदि कोई वस्तु बना हुआ है और फिर से उसका उसी रूप में उपयोग करना है तो उसको भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो यही है अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा। यानी कि जो भी बेकार की वस्तुएं हैं तो वे ही कहलाती हैं अपशिष्ट, और प्रबंधन यानी कि बेकार वस्तुओं को फिर से उसको किस तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यही बताया गया है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि प्लास्टिक के थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल की जानी चाहिए। यानी कि हम लोग जो प्लास्टिक का बैग का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में हमें किस प्रकार के बैग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे प्रदूषण हो वह कम हो। इसका उत्तर लिखेंगे कि जूट या फिर कपड़ों से बने थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए, चूंकि जूट या कपड़ों से बने जो थैले होते हैं उसको हम लोग अपशिष्ट कर सकते हैं। यानी कि ये एक समाप्त होने वाले संसाधन है, तो इस प्रकार से इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। किंतु जो प्लास्टिक के बने बैग होते हैं उसको आप लोग कितना भी जला दीजिए, गला दीजिए, वह उसका सिर्फ और सिर्फ आकार चेंज होता है और वह अपना रूप परिवर्तन करता है, किंतु उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उसका वह किसी न किसी रूप में प्रदूषण को ही फैलाता है। तो इसीलिए जूट या कपड़ों से बने थैलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण न हो। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और अभी ये सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।